बिंदु था अपना वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में कल मैंने इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा दिया, जिसमें वंशानुक्रम की प्रक्रिया समझा दी। प्रक्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो आनुवांशिकता का वाहक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न बार बार आता है। तो आनुवांशिकता के वाहक क्या कहलाते हैं? पितृक या जिन्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके वाहक कहलाते हैं। तो ये वर्ड जो है वो याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, होमोलॉग जिन्स और एलिल्स जिन्स। होमोलॉग समरूप प्रकृति, समान प्रकृति के होते हैं, और एलिल्स जो होते हैं वो विशिष्ट विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, वो क्या होते हैं? एलिल्स होते हैं। ये क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया में 46 गुणसूत्र हैं, वो संयुक्त उत्पादक कोष से आते हैं और वहां बच्चा नॉर्मल पैदा होता है। जब 45 गुणसूत्र हो जाएंगे तो टर्नर सिंड्रोम है, केवल लड़कियों में पाया जाता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है, मंगोलिज्म। जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसको मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम कहते हैं, जो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद वंशानुक्रम की अध्ययन की कुछ विधियों की मैंने चर्चा की थी। तो 3 विधियाँ होती हैं। एक पारिवारिक अध्ययन विधि है, जो फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी किताब हेरिडिटी जीनियस में इसका व्यापक प्रयोग किया था, 971 परिवारों का अध्ययन किया था। दूसरी थी जुड़वा अध्ययन विधि, ट्विंस बच्चों की। तो ट्विंस में मैंने आपको 2 प्रकार के बच्चे बताए थे। हमारी एक क्लास में बच्चा, 2 लड़कियां हैं, वो ट्विंस हैं, आइडेंटियल ट्विंस हैं, मतलब लड़कियां ही हैं बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो वो अपवाद के रूप में हो जाता है कई बार। बाकी आइडेंटियल ट्विंस होते हैं ना, वो लगभग समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी शक्ल एक जैसी होती है, फिजिकल पूरा एक जैसा होता है, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स में बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है। और जो ये फ्रेंटियल ट्विंस होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है कि एक लड़की या एक लड़का हो, तो उनमें थोड़ा अंतर ज़्यादा होता है। 70% समानता होती है और पहले वाले में 90% समानता होती है। तीसरी विधि जो होती है वो होती है फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड होती है दत्तक ग्रहण, जो अपन गोद लेते हैं बच्चों को, इसको दत्तक ग्रहण विधि बोल दें, पोष्य परिवार विधि बोल दें, फोस्टर चाइल्ड बोल दें। तो पोष्य परिवार के ऊपर बर्न्स ने काम किया था, स्कोडेक ने काम किया था। बट आप इतना याद रखना कि पोष्य परिवार अध्ययन विधि वंशानुक्रम की अध्ययन विधि है, जिसके अंतर्गत ये निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चे के जो ओरिजिनल माता पिता होते हैं उससे वो ज़्यादा प्रभावित होता है, बजाय कि जिन्होंने उसको गोद लिया है उससे प्रभावित होता है। प्रभावित का मतलब शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं जो आती हैं वो उसके ओरिजिनल मम्मी पापा से मिलेंगी, याद रखना। तो ये विधियाँ तक मैंने पढ़ा दी थी। लास्ट बिंदु बचता है वंशानुक्रम का, कि वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, किस किस पक्ष से पड़ेगा, ये आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो हेडलाइन डाल लें, वंशानुक्रम का प्रभाव। ये आज की क्लास का बिंदु है, वंशानुक्रम का प्रभाव। कहां कहां वंशानुक्रम प्रभावित करता है? देखो, वंशानुक्रम का सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके फिजिकल स्ट्रक्चर पे। शारीरिक संरचना जो है ना आपकी, वो सबसे अधिक प्रभावित होती है। अब देखो, पेपर का लेवल, इतना लेवल तो नहीं आना चाहिए कि इसमें नाम पूछेगा फिर भी मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, आपको याद हो तो कर लेना, वरना जरूरी नहीं है कि आप इतना डीपली जाएं। शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। इसका जो अध्ययन किया था वो किया था कार्ल पियर्सन ने। किसने अध्ययन किया था? कार्ल पियर्सन ने। इस पियर्सन ने ये बताया है कि आपके मम्मी पापा की यदि हाइट अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट भी क्या होगी? अच्छी होगी। यदि आपकी मम्मी पापा की हाइट अच्छी नहीं है तो आपकी हाइट भी कम होगी। यदि मम्मी पापा का रंग एकदम फेयर है तो आपका रंग भी फेयर होगा। यहां तक कि आपकी आंख का रंग भी आपके मम्मी पापा से डिसाइड होता है। आपकी बालों का रंग भी वंशानुक्रम से डिसाइड होता है। ठीक है ना? आपके मम्मी पापा के बाल यदि जल्दी व्हाइट हुए हैं तो आपके बाल व्हाइट हो जाएंगे। यदि आपके मम्मी पापा के बाल उड़ गए, गंजापन उनमें है, तो आपके बाल भी गंजे होंगे। कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है, कोई इलाज ही नहीं। इसका भी बड़ा प्रभाव है, सोचिए आप। ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा के नहीं उड़े, आपके उड़ गए, तो वो आपके फिर इन्वायरमेंट का हो सकता है, आपका खाने पीने का रीजन हो सकता है, बाकी नहीं होता। मेरे पापा के बाल काले हैं अभी भी, तो मेरे बाल एकदम ठीक हैं, बस मेरी एक गलती हुई थी, बस वो गलती की वजह से थोड़े बहुत वाइट हैं बीच में हैं, तो बाकी वैसा नहीं।
हेरिडिटी प्रभावित करती है, वंशानुक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अन्यथा चाहे कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा लो कुछ नहीं फर्क पड़ता। झड़ रहे हैं तो झड़ ही रहे हैं। जब मैं जयपुर आया था तो मेरे बाल इतने झड़े, टेंशन हो गई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप नॉन वेज खा सकते हो तो खाना शुरू कर दो, कम हो जाएंगे। मैंने कहा नॉन वेज मैं खाऊंगा नहीं। फिजिशियन था वो, उसका एक लॉजिक क्या था पता नहीं। जो नहीं खाता वो खाएगा तो उसका फर्क पड़ता है। बाकी मैंने पतंजलि के तेल और सब रगड़ लिए एकदम से, कुछ नहीं हो। ठीक है, टेंशन मत लो, आप भूल जाओ, झड़ रहे हैं झड़ने दो, उनको देखना छोड़ दो। आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सही सिचुएशन आ जाएगी। बाकी यदि आपके पेरेंट्स के नहीं झड़े हैं तो चांसेस हैं कि आपके नहीं झड़ेंगे। वो इन्वायरमेंट चेंज होगा, जलवायु चेंज होगी तो फर्क पड़ता है। कहीं भी चले जाओ आप, एक बार तो आपके झड़ेंगे जब नई जगह जगाओ। लेकिन टेंशन नहीं लोगे, दिनचर्या आपकी सही रहेगी तो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेन चीज मैंने कहा, देखो छोटी सी चीज है, बाल छोटी सी चीज है, ये भी हमें मम्मी पापा से प्रभावित हो रही है, मतलब इस पे भी पेरेंट्स का प्रभाव पड़ रहा है। तो फिजिकल का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं हो रहा है। बस इतना सा याद रखना, मैं इसके बारे में लिखाऊंगा नहीं, ये समझने वाली चीजें हैं कि अपने शरीर का कौन कौन सा पार्ट वंशानुक्रम से डिसाइड होता है। तो मैंने कहा बाल का रंग भी वंशानुक्रम से डिसाइड है, गंजापन होना भी वंशानुक्रम से डिसाइड है, आंख का रंग भी वंशानुक्रम से डिसाइड है, आपकी हाइट, आपका कलर भी वंशानुक्रम से डिसाइड है। हर चीज हेरिडिटी डिसाइड करती है। तो पहला प्रभाव जो पड़ता है वंशानुक्रम का, वो कहां पड़ता है? फिजिकल स्ट्रक्चर पे। दूसरा प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पे। मानसिक विकास पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका अध्ययन जो किया था वो गार्डर्ड ने किया था। इसने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था कि वंशानुक्रम जो है अपने मानसिक विकास को बहुत प्रभावित करता है। मानसिक विकास को मतलब समझ रहे हो थे? बुद्धि प्रभावित करेगा, इंटेलिजेंस को प्रभावित करेगा ये। और बुद्धि में किस चीज को प्रभावित करेगा ये समझना आपको। तो इसने एक प्रयोग किया, कोलिको के, एक मोर्टिन कोलिको के एक एवरेज बुद्धि का सैनिक था। क्या था ये? एवरेज बुद्धि का सैनिक था। और इस एवरेज बुद्धि के सैनिक ने 2 महिलाओं के साथ शादी की। कितनी महिलाओं के साथ शादी की? 2। अमेरिका का है तो अमेरिका में तो 2, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 4 कर ली शायद, अब 5वीं भी कर सकता है, राष्ट्रपति बन गया तो वहाँ नॉर्मल है चीजें, वहाँ इतने पैनिक नहीं होते लोग। ना पत्नी पैनिक होती है, छोड़ दो तो वो भी मस्ती में है, वो कि तू ठीक है मैं भी कहीं और चली जाऊंगी, ठीक है। वो आदमी अपनी मस्ती में, बच्चे अपनी मस्ती में, वो टेंशन नहीं लेते बच्चों की। बच्चे पैदा हो गए, ठीक हो गए तो हो गए, और वो कहीं और जा रहे हैं तो बच्चे अपना देखो खुद। बढ़िया सिस्टम है, बताओ। तनाव नहीं है कम से कम। अपने मिडिल वर्ग के लोग हैं, अपन जिंदगी भर पिसते रहते हैं, रिश्ते, फिर बच्चे, फिर उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे। अपन इंडियंस लोग हैं, वो अपना अलग कल्चर है, वो जो भी है हमें उसी को फॉलो करना कर। लेकिन वहां ये चीजें बहुत अलग हैं। तो मॉर्टिन कोलिको ने 2 महिलाओं के साथ शादी की। तेज बुद्धि की महिला थी और दूसरी क्या थी? मंद थी। अब जब इसके पूरे वंशक्रम पीढ़ियों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि तेज बुद्धि की महिला थी, इसके लगभग 280 संतानें हुई। ओहो, देख अपना क्या करें। ओहो, मतलब ओहो शब्द क्यों बोले थे? क्योंकि थे गिने लगा। आपने दिमाग इतना ही काम करो सर, 1 साल को 1 करे, कदे मान लो दूसरों 2 भी हो जाए, कई बार मान लो कई बार हो उसका ही गुरुजी 3 भी 4 भी नाका पा देगे ब्रो, ठीक है ना। तो भी साल 20 का कितना होया, 25 50 100 तक तो गिरो नाका पा दे सर। आ कौन जचरी सर? अरे मैं एक वर्ड यूज करियो पहला, कॉमन सेंस को मतलब हुआ भी। मैंने कहा वंशक्रम की पीढ़ियों का अध्ययन किया गया। समझ रहे हो आप? एक बार में कैसे हो सकते हैं? सोच के देखो आप, लोगों के 5-5 बच्चे नहीं हो रहे आज के टाइम में। 8-8 भी कहाँ हो रहे हैं? किसके हैं? तेरे हैं क्या? हैं? अच्छा, हो जाते हैं, खैर 8-10 तो हो जाते हैं। पहले होते थे क्योंकि पहले मनोरंजन का साधन बच्चे पैदा करना ही था। ये सच है, ये रियल है। वहां पर आपके तरह थोड़ी था कि इंस्टाग्राम पे रील देख ली और रील देख के खुश हो गए। पहले यही था मनोरंजन का साधन, इसलिए बच्चे पैदा होते थे, ठीक है ना। अब चीजें बदल गई।
तो तेज बुद्धि की महिला 280 संतानें और इसके 280 इसके 270, ये अनुमान आंकड़ा है, लगभग यही था। तो इसमें देखा गया कि तेज बुद्धि वाली में 240 संतानें जो थी वो अच्छी बुद्धि की थी, लेकिन 40 इसमें भी क्या थी, मंद बुद्धि। यहां 270 में से मान लीजिए 230 संतानें मंद बुद्धि थी, लेकिन जो है 40 संतानें क्या थी, तेज बुद्धि की। अब देखो यहां ये 40 और 30 का आंकड़ा ये क्या है, एक अपवाद को व्यक्त कर रहा है। बहुमत क्या कह रहा है कि अधिकतर संतानें क्या थी, तेज बुद्धि, अधिक संतानें क्या थी, मंद बुद्धि। यानी कि आपके मम्मी पापा यदि इंटेलिजेंट हैं तो चांसेस ये बनता है कि आपका भी आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि जो है वो आपकी अच्छी होगी, मान के चलिए। इसके ऊपर एक प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, दुनिया के उस समय सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान में उनकी गिनती होती है। लेकिन हर इंसान की अपनी कमी होती है। देखो सब चीजें आपकी कभी फुलफिल नहीं हो सकती। आप ये सोचेंगे मेरी लाइफ में ये चीज, एक चीज आपकी हमेशा कमजोर रहेगी, ये मान के चलना। कोई ना कोई एक पक्ष आपका पूरी जिंदगी में कमजोर रहेगा, मतलब 100% रहेगा, वो कंप्लीट कभी हो भी नहीं सकता, वो कोई भी पक्ष हो सकता है, ये चीज दिमाग में रखना आप। तो बर्नार्ड साहब बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान थे, बहुत विद्वान, बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन वो बदसूरत बहुत थे। बदसूरत मतलब बेहद काले थे। काले का भी मतलब, आप बेहद शब्द मैंने जोड़ा तो उससे अनुमान लगा लो कि कालापन भी किस लेवल का होगा उनका, ठीक है। उस समय फ्रांस में एक बहुत गजब की मॉडल हुआ करती थी, मेरिया। अब मेरिया जो है, महिलाएं जो होती हैं बहुत दूरदर्शी सोच की होती हैं। महिला हमेशा 20 साल आगे की सोचेगी, आदमी जो है ना वो तात्कालिक सोचे, और इस वजह से ये हमेशा परेशान रहता है, तात्कालिक सुख के चक्कर में रहे, तुरंत 2-4 मिनट के सुख में राजी हो जाए कि ठीक है वो बढ़िया है। और महिला बहुत भविष्य की सोचती। तो मेरिया जो है वो बर्नार्ड शॉ के पास गई, और बर्नार्ड शॉ के पास जाते उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बर्नार्ड शॉ को बेचारे को आज तक किसी ने प्रपोज किया ही नहीं, और वो डायरेक्ट शादी तक की बात है, तो उसको थोड़ा सरप्राइज हुआ। तो उसने पूछ लिया कि बोल चल ठीक है कि तू मेरे से शादी करना चाहती है, लेकिन एक बात बता कि क्यों करना चाहती, बता दे कारण क्यों करना चाहती। महिला की सबसे बड़ी खासियत एक है, याद रहा क्यों थे, महिला कति बात और कति गहराई की बात तो छुपा कौन से कभी थे। कोई महिला थारी समझ गई थे बात कर दी कि देख तू मेरी खास है, और अब बात आपने दोनों के बीच में रहेगी, तो बा भूल जा जो बा 1 महीने बाद वायरल भी हो उसका अखबार में आज का। देवी है कि सबसे बड़ी कमी है, हम आके मतलब बात अंदर रह को नहीं, रह लाग जाए तो आपको दिमाग खराब हो जा रहा है, पेट फुट्टा लाग जाए, ठीक है ना। तो आपकी कोई ना कोई बाइलिन जरूर कहेंगे कि एक बात बताऊंगे, तू सौगन खा जाएगी, बताओ कौन की बा कर देगी, तो आज तक बताई कि बता तेरी सौगन कौन खाऊं, कौन बताऊं। अरे बस सौगन खाती खाती बा सन बता देगी, ठीक है ना। तो ये महिला की प्रकृति होती है, महिला छुपा नहीं सकती चीजों को, ठीक है ना। पुरुष जिंदगी भर एक बात को, अपने रहस्य को छुपा के रख सकता है, पूरी जिंदगी भर किसी को नहीं बताएगा अपने अलावा। ये पुरुष की प्रकृति है, महिला की प्रकृति नहीं होती, इसलिए वो शेयर करती है, इसलिए वो लंबा जीतती है, क्योंकि वो छुपाती नहीं है। पुरुष के सबसे अधिक हार्ट अटैक इसलिए आते हैं क्योंकि वो चीजों को छुपा लेता है, वो शेयर नहीं करता, समझ गए आप। इसलिए महिलाएं आपने बहुत कम देखी होंगी जिनके हार्ट अटैक आता है, नहीं आएगा इनकी, कोई ना कोई जरूर बताऊंगा। इससे सही रहता, आदमी का बैलेंस बना रहता है। तो उसने कहा कि देखो मैं सच बता दूं आपको कि मैं इसलिए शादी करना चाहती हूं कि अपन दोनों की शादी होगी, तो शादी होगी तो अपने जो प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट में क्या होगा कि आपका आईक्यू लेवल तो आप वाला आ जाएगा, दिमाग, इंटेलेक्चुअलिटी, ठीक है, और कलर किसका आ जाएगा, मेरा आ जाएगा। तो सोच के देखियो बच्चे कैसे होंगे। तो बर्नार्ड साहब बहुत विद्वान आदमी था, थारे जाएंगे तो जब तो हाँ बढ़ दे दो तुरंत, ठीक है ना। उसने तुरंत कहा कि मान लो उल्टा हो गया, तो उल्टा मतलब कलर मेरे वाला आ गया और दिमाग तेरे वाला आ गया बच्चों में, तो इतना बड़ा रिस्क ले रही है पूरी लाइफ का, तो सोच। कहते हैं कि मेरिया उस बात को सुन के वहां से निकल गई, और उसके बाद कभी बर्नार्ड शॉ को वो दिखी नहीं। मतलब एक छोटी सी बात उसकी समझ में आ गई, जबकि उसका उद्देश्य रस्म में क्या था, उसको प्यार थोड़ी था बर्नार्ड शॉ से, उसका उद्देश्य केवल क्या था कि हमें हमारी संतानें ऐसी पैदा करनी है कि इन जैसा दिमाग आ जाए और मेरी जैसी सुंदरता आ जाए,
तो संतानें कितनी गजब की होंगी। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने मना कर दिया। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया है कि बुद्धि प्रभावित करती है, लेकिन मम्मी की ज्यादा कर जाए या पापा की ज्यादा कर जाए ये कोई तय नहीं है। और अपवाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप में उनकी इंटेलिजेंस ही आए। अपवाद कुछ भी हो सकता है। ये लिख लेना गार्डर्ड वाला ना, इसने मॉर्टन कोलिकॉक पे प्रयोग किया था। छोटी सी लाइन लिख लेना, कोलिकॉक पे प्रयोग किया था इसने। बाकी थारा माइंड में पिक्चर बना के रखो, हर चीज लिखना और रटना की जरूरत को नहीं हो। गार्डर्ड ने अध्ययन किया था और कोलिकॉक पे प्रयोग किया था। तीसरा बिंदु लिखना आप, सामाजिक विकास से प्रभाव। सामाजिक विकास से प्रभाव पड़ेगा क्या वंशानुक्रम का, बताओ। विनसिप ने अध्ययन किया था इसका। किसने अध्ययन किया है? विनसिप। वंशानुक्रम का सामाजिक विकास पे प्रभाव पड़ता है, यस या नो? पड़ेगा। किसने अध्ययन किया है? विनसिप ने। क्या कहता है ये? देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा रटनी गुण चीजन नॉर्मल है। आपके पेरेंट्स बहुत सोशल रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप भी सामाजिक होंगे। हो सकता है उतने नहीं हो। आपके दादा बहुत सामाजिक रहे हैं तो आपके पापा कुल मिला के सामाजिक रहे होंगे। हो सकता है परसेंटेज में गिरावट आ जाए, लेकिन उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि आपका परिवार सामाजिक नहीं रहा है तो लगभग ये तय है कि आपके बच्चे हो या आप जो हैं वो भी उतने सामाजिक नहीं होंगे। 4 नंबर पे, व्यवसायिक योग्यता पे प्रभाव। व्यवसायिक योग्यता पे प्रभाव, इसका अध्ययन किया था केटल ने। किसने अध्ययन किया है? केटल। पड़ेगा क्या व्यवसायिक योग्यता पे? व्यवसायिक योग्यता समझते हैं क्या आप? बताओ। अरे व्यवसायिक योग्यता का मतलब होगा ना, जैसे बनिया है तो बनिए का बेटा बनिया उतना ही सक्सेसफुल होता है। अपन लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं होते, क्यों नहीं होते? हमें वंशानुक्रम में वो चीजें मिली नहीं है। दूसरी जातियां बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जबकि बनिया हमेशा बिजनेस में आगे आज भी है। वो एक छोटी सी चाय की दुकान खोलेगा ना तो एक दिन रेस्टोरेंट बना देगा वो, क्योंकि उसके अंदर वो पैशन है, वो विनम्रता है, वो इंतजार करेगा। अपन नहीं कर सकते। हम एक दिन में बड़ा बनना चाहते हैं, एक दिन में अमीर होना चाहते हैं, एक दिन मोटिवेट होके पता नहीं क्या करना चाहते हैं, 10 दिन बाद में अपन डाउन मिलेंगे। ये हमारा प्रकृति है और वो इंतजार करेगा। इसलिए देखना वो बिजनेस ही उनका इतना बड़ा होता है, उनको बिजनेस करना आता है। समझ रहे हो ना आप? बिजनेस की कला है उनमें। बनिए के घर में आप गाड़ी देखना, गाड़ी मिलेगी नहीं, वो रखेगा नहीं गाड़ी। उसको पता है मुझे महीने में एक दिन बाहर जाना, मैं किराए गाड़ी लेके जाऊंगा। अपने पास जैसे पैसे है अपन 30 लाख 40 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। सोच के देखिए उसके बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हम नहीं कर सकते बिजनेस, वो कर लेते हैं बिजनेस। उनका घर देखना कितना नॉर्मल होता है। अपने पास पैसे आएंगे तो अपने सबसे गजब का घर बनाएंगे। समझ रहे हो आप? बिजनेस माइंड नहीं है अपने अंदर, उनमें बिजनेस है। वो प्रोडक्ट करते हैं एक चीज से दूसरी चीज को, हम नहीं कर सकते। आप किसी बनिए की दुकान पे जाएंगे, उसका व्यवहार देखना कितना गजब का होता है। मैंने एग्जांपल पहले भी गिनाया होगा आपको। मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला आप लोगों के साथ, गजब का बिजनेस माइंड था उसका। उसने जियो प्रोडक्ट जब लेके आया तो पूरी दुनिया में ऐसा हो गया कि पागल आदमी है। इतने गजब के टावर लगाए, नेटवर्क, गांव में नेटवर्क, शहर में नेटवर्क, पूरा 4G, मोबाइल बांटे 500-500 रुपए में, सिम दी फ्री में। लोग ने लाइनों में लग लग के सिम खरीदी। आप में से लगभग लोगों ने ली होगी, मैंने तो नहीं ली जियो की आज तक। और फिर आपको आदत डाली कोरोना काल में कि बेटा फ्री में मूवी देखो, जीबी खर्च करो। कोई 5 GB खर्च करे, कोई 7 करे, बड़ो मजो आ रहे हो। आज तो 5 सल्टा दी, आज 7 सल्टा दी। उसी मुकेश अंबानी ने, उसी जियो ने आपको लत डाली, आपका संस्कार वैसा बनाया। आज उसी जियो को तुम महीने के 400 रुपए अदा कर रहे हो, तुम्हें देने पड़ रहे हैं, और 1 साल तक आपसे कुछ नहीं लिया। माइंड गेम था उसका, उसे पता था। पहले भारतीयों को आदत डालो रील्स देखने की,
जब ये रील्स देखने की आदत बन जाएगी तो ये रह नहीं पाएंगे। मीठा जहर है ये। फिर चाहे इनको चोरी करके पैसे लाने पड़े 400 रुपए 500 रुपए महीने के, ये रिचार्ज करवाएंगे। और आज वो कितना पैसा ले रहा है आपको खुद को नहीं पता है। आइडिया, वोडाफोन सब खत्म हो गए, जियो जोड़ रहा है, दौड़ेगा। बिजनेस गेम है। कोई चीज फ्री में दी जा रही है, इसके मतलब उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस गेम। कोई भी चीज फ्री में करवाई जाती है, हमेशा उसके बड़े पीछे बिजनेस होता है। जैसे आपके कंपटीशन में देख लो, कोई टीचर आ जाए कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे आ जाओ। वो फ्री में पढ़ाएगा, इसका मतलब बाद में क्या करेगा, कीमत लेगा उसकी। उसको अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, वो पहले फ्री में पढ़ाएगा, फिर उसकी कीमत लगाएगा। ये सब पे लागू है, मेरे पे भी लागू है चीजें, सब पे लागू है चीजें। फ्री कुछ होता ही नहीं है इस देश में। बिजनेस का एक प्लान है ये फ्री वाला। फ्री में ये चीज ले लो, उसके बाद दूसरी चीज आपको इतनी कीमत देनी पड़ेगी। और फ्री शब्द हिंदुस्तानियों को सबसे अधिक आकर्षित करता है, सबसे अधिक आकर्षित करता है। फ्री में कुछ भी दे दो हमें, कोई कहे कि किताबें फ्री में दी जा रही हैं, ले लो। तुम लाइनों में लग के ले लोगे। अब उस किताब में क्या है फर्क पड़ नहीं पड़ता, ले लोगे, लेकिन घर ले जाके रख देंगे, यार किताब तो मिल रही है, क्या करेंगे। वो नहीं सोचते, नहीं अपन। विदेशों में चले जाओ आप, नहीं लेते, नहीं लेते। वो देखते हैं मेरे लिए चीज प्रासंगिक है कि नहीं, अपने लिए उससे मतलब नहीं है। आप में से अधिकतर बच्चे अनावश्यक ऐसी क्यूज वगैरह में पूरा टाइम खराब कर देते हैं जिसकी सच में कोई प्रासंगिकता नहीं, और जिससे कितना टाइम खराब होता है पता नहीं। कर रहे हैं, बिजनेस माइंड है ही नहीं ना हमारे अंदर। सामने वाला गेम खेल रहा है अपने साथ, हम उसको समझ नहीं पा रहे। तो ये कहता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव है। धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसको हेरिडिटी में वो व्यवसायिक बुद्धि मिली है। आप लोग और हम लोग नहीं कर सकते, इतना अपने अंदर दम ही नहीं। अपन कह देंगे नहीं मैं तो फ्री में सिम दे दूंगा, नहीं, अपने अंदर हिम्मत ही नहीं होती है। वो कर सकता है, वो 1 लाख करोड़ रुपए पहले इन्वेस्ट कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस में वही सक्सेसफुल हैं जिन्हें वंशानुक्रम में क्या मिला है, बिजनेस स्किल मिले हैं। तो केटल ने बहुत सारे परिवारों का अध्ययन करके इस बात को साबित किया है। नेक्स्ट, कैरेक्टर पे प्रभाव, चरित्र पे प्रभाव। इसका अध्ययन डगडेल ने किया था। डगडेल ने एक परिवार था, उसका अध्ययन किया था, ज्यूक परिवार। इस पूरे परिवार की पीढ़ियों का अध्ययन करके बताया है कि इस परिवार के जो लोग थे बड़े वीर, बहादुर और साहसी थे। तो इसने इनकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करके बताया कि इनके बाद की संतानें भी वैसे ही वीर, बहादुर और साहसी होती गई। समझ रहे हो आप कि यदि आपके पूर्वज बड़े बोल्ड रहे हैं, बड़े साहसी रहे हैं, बड़े वीर रहे हैं, नैतिक रूप से बड़े उच्च आदर्शवान रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपकी आने वाली संतानें भी वैसी ही रहेंगी। अब अपवाद मिल सकता है, मैंने कहा, बट लगभग ऐसा ही हुआ है कि जिन परिवारों के संस्कार बहुत ऊंचे रहे हैं, आज भी उन परिवारों के बच्चों के संस्कार क्या है, बहुत ऊंचे हैं। महानता पे प्रभाव, इसका अध्ययन गाल्टन ने किया था। महानता पे प्रभाव गाल्टन ने अध्ययन किया। महानता का मतलब समझ रहे हो आप? अरे आपके मम्मी पापा महान हैं तो आपके चांस हैं कि आप महान हो जाएंगे, यस या नो? उससे कम हो जाएंगे। वो 90% थे, आप 70% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, बट होंगे आप। मतलब फर्क पड़ेगा उस चीज का। इसने बहुत सारे विदेशों के परिवारों का अध्ययन किया, ठीक है ना, बहुत सारे परिवार, अमेरिका के राष्ट्रपतियों के परिवारों का अध्ययन किया, भारत के परिवारों का अध्ययन किया। भारत में से अपन गांधी परिवार देख लें, नेहरू परिवार देख लें, तो उनकी पीढ़ियों में देख लो आप, वो मिलेगी आपको। मोतीलाल नेहरू इंटेलिजेंट थे, जवाहरलाल नेहरू इंटेलिजेंट था, इंदिरा गांधी इंटेलिजेंट थी, हमें पता है। संजय गांधी बेहद इंटेलिजेंट था, वो तो मर गया। राजीव गांधी बेहद इंटेलिजेंट थे कि किस समय, उस समय सोच के आईसीटी, आज अपन आईसीटी में आज ऑनलाइन ही होता ही नहीं, सिस्टम ही नहीं होता, राजीव गांधी नहीं होते तो। दिमाग था उनका। अब आप कह दो कि सर राहुल गांधी में तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है। राहुल गांधी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसमें वो चालाकीपन नहीं है जो राजनीति वाला होना चाहिए। समझ रहे हो आप?
फिर राजनीति उनमें क्या है, उनमें आपकी बोली का गेम है। आप झूठ को इस प्रकार से परोसो कि झूठ सच लगने लग जाए, वो उस बंदे में है ही नहीं, तो वो नहीं सक्सेसफुल है। समझ रहे हो आप? लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि प्रभाव कम होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन वो लक्षण कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। कम ज्यादा हो सकता है। तो इसने बहुत सारे परिवारों का अध्ययन करके बताया कि वंशानुक्रम आपकी महानता को भी निर्धारित करता है। मूल शक्तियों पे प्रभाव, मूल शक्तियों पे प्रभाव। मूल शक्ति जानते हो क्या? मानसिक शक्तियां। इसका अध्ययन थॉर्नडाइक ने किया था। इसने 50 मानसिक शक्तियों का अध्ययन किया और उन 50 मानसिक शक्तियों के आधार पर बताया कि ये मूल शक्तियां हैं, और यदि उनके पूर्वज जो थे उनमें वो शक्तियां थीं, वो एज इट इज ऐसी की ऐसी हस्तांतरित हुई हैं। यानी मूल शक्तियां हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। ये स्टडी की थी इसने। और अंतिम लिख लो, प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव। ये क्लिनबर्ग ने अध्ययन किया था। प्रजाति की श्रेष्ठता पे प्रभाव किसने अध्ययन किया था? क्लिनबर्ग। प्रजाति की श्रेष्ठता का क्या मतलब समझते हैं आप? अरे प्रजाति समझोगे थे, जहां अपन आर्य हैं, निग्रो है, मंगोलाइड है, ऑस्ट्रेलियन है, ये प्रजातियां हैं। ये जो क्लिनबर्ग का अध्ययन है वो ये कहता है कि जो प्रजाति श्रेष्ठ रही है उनकी संतानें भी आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या होती गई? श्रेष्ठ होती गई। हम आर्य प्रजाति से रिलेवेंट करते हैं तो कुल मिला के हमारे बारे में अच्छा फीडबैक दिया है इसने कि आज भी हमारी संतानें अच्छी हैं और भारत सच में अच्छा है। ये तो अलग चीज है कि अपन उत्तर भारत वाले ज्यादा उल्टी चीजों में उलझे हुए हैं, बाकी साउथ इंडिया में तो आपको दिखेगा कि यार वास्तव में वर्क करते हैं वो लोग, मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं। आपको रियल ऐसा फील आएगा कि रियल भारत यहां बसता है हर सेक्टर में, चाहे स्पेस है, चाहे साइंस वाला है, टेक्नोलॉजी वाला है, सब में साउथ आगे। अपन नहीं है, अपन और चीजों में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों को उलझे हुए हैं। उत्तर भारत के लोग इमोशनल लोग होते हैं, भावुक लोग होते हैं, छोटी चीजों को बड़ा मानते हैं अपन लोग। तो कुल मिला के आर्य जाति का प्रभाव अपन देख सकते हैं। भारतीय आज भी हर फील्ड में आगे हैं, माने या ना माने। विदेशों में भी आज अपनी जो नस्लें हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो इसने इसी प्रकार निग्रो जनजाति का उल्लेख किया, निग्रो प्रजाति का उल्लेख किया है कि उनकी संतानें श्रेष्ठ होती गई। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि प्रजाति यदि श्रेष्ठ है तो उसके आने वाली संतानें भी क्या होंगी? श्रेष्ठ होंगी। तो ये 7 बिंदु हैं, इनको देख लीजिएगा। सिंपल सा अर्थ याद रखना, वंशानुक्रम का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ता है ना, वो फिजिकल स्ट्रक्चर और बुद्धि पे पड़ता है। किसे पड़ता है? फिजिकल स्ट्रक्चर और किसे पड़ता है? बुद्धि पे पड़ेगा। ये याद रखना, बुद्धि और फिजिकल स्ट्रक्चर सबसे अधिक प्रभावित होता है। बस ये 2 चीजें याद रखना। हेडलाइन डालो, वंशानुक्रम पूरा हो गया। वंशानुक्रम की अध्ययन विधियां मैंने बता दी, ठीक है। आपसे पूछे कि संरचनात्मक वंशानुक्रम गुण कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे आप? संरचनात्मक वंशानुक्रम गुण कौन से होते हैं? एक नया बिंदु बता रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं आया, बट मैं कोई किताब में पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया, तब पूछ रहा हूं। संरचनात्मक जो वंशानुक्रम संबंधी गुण है उनको में क्या आएगा? कि जैसे स्किन आएगी, आपकी स्किन का रंग क्या है, जैसे बाल आएंगे आपके, आपका बोनापन आएगा, आपकी लंबाई आएगी, ये सब कौन से वंशानुक्रम संबंधी गुण होते हैं? संरचनात्मक। एक होते हैं कार्यात्मक वंशानुक्रम संबंधी गुण, उसमें आती है आपकी प्रजनन शक्ति।
उसमें आती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें आता है आपका ब्लड ग्रुप। ये सब कौन से गुण होते हैं वंशाणु संबंधी? कार्यात्मक गुण। तीसरा आता है मानसिक। मानसिक में क्या आएगा? संज्ञानात्मक क्या आएगा? आपकी इंटेलिजेंसी आ जाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाएगा, आपकी मेमोरी आ जाएगी। और चौथा होता है असाधारण। असाधारण कौन से होते हैं? जैसे आप में मिर्गी के दौरे आते हैं, अंधापन है, गंजापन है, ये सब वंशानुक्रम संबंधी कौन से गुण हैं? असाधारण। एक नॉलेज की बात बताइए, मैंने ये कभी पढ़ाया नहीं, मैंने पहली बार चर्चा की आप लोगों के साथ कि दिमाग लगाओ इन चीजों पर। संरचनात्मक का मतलब जो बाहरी रूप से दिख जाता है, स्पेशली वो संरचनात्मक वंशानुक्रम संबंधी गुण होते हैं। उसमें स्किन आ गई, उसमें आपके बाल आ गए, उसमें आपकी लंबाई आ गई, आपका बोनापन आ गया। असाधारण मतलब जो ऐसी बीमारियां बहुत कम सुनने को देख, एनीमिया है, ये भी वंशानुक्रम का प्रभाव मानी जाती है। एनीमिया भी, अंधापन, गंजापन, ये सब वंशानुक्रम संबंधी हैं। क्रियात्मक मैंने बता दिया, जो फंक्शनल होते हैं, जिसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की योग्यता, आपके पेरेंट्स की अच्छी रही है तो आप में अच्छी रहने के चांस हैं। आपकी प्रजनन शक्ति है, बच्चे पैदा करने की शक्ति आपकी कितनी है, और भारतीयों की खूब रही है, ये प्लस पॉइंट है। आज भी भारतीयों को कह दिया जाए कि 10-10 संतानें पैदा करनी है तो लग जाएं अभियान में फटाफट, गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी 10 संतान होते। ये तो ठीक किया कि बंद कर दिया 2 वाला, अब तो 1 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि खर्चे बहुत हो गए, मुश्किल दौर, मुश्किल बड़े आने वाले हैं। मन बहुत करता है अपना ये चीज करें वो चीज करें, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? 2 की जगह 1 रख लो। सोसाइटियों में लोग रहने लग गए तो उससे ये नुकसान नहीं है। पहले मनोविज्ञान मानता था कि 2 बच्चे होने अनिवार्य हैं, क्योंकि उनसे उनका विकास अच्छा होता है। 1 बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, कभी भी देखना। तो पड़ोसी का रख लो, या पड़ोसी वाले के पास अपने वाले को भेज दो, या मौसी का बच्चा है उसके साथ एडजस्ट कर लो। ये भी एक तरीका है, खर्चे बचाने के तरीके हैं। लिखो वातावरण, इन्वायरमेंट। वातावरण विकास को प्रभावित करेगा। वातावरण का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं मैं, क्या पैटर्न है इसका। इसके ऊपर सबसे अधिक प्रश्न आए वो परिभाषा पे आए, स्टेटमेंट आए, कथन आए, और बाकी जो प्रश्न पूछेगा ना वो पूछेगा वंशानुक्रम वातावरण दोनों के महत्व पे, कि इन दोनों का क्या महत्व है, प्रकृति पोषण विवाद क्या है, आप किसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे गए। तो वातावरण के ऊपर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, स्टेटमेंट ही ज्यादा आए हैं इस पे। पहला स्टेटमेंट लिखो, जे.एस. रोस। वातावरण का मतलब समझते हो ना आप? परिवेश। वैसे वातावरण 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक वातावरण तो होता है खुद का, और बाह्य जो परिवेश की बात मैं कर रहा हूं, लिखो जे.एस. रोस। ये रीट 2016 या 18 में आया हुआ है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? जे.एस. रोस। ये आया हुआ है तो देख लेना। दूसरा वुडवर्थ। ये वुडवर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में बहुत आता है। वुडवर्थ वातावरण के अंतर्गत, वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे को जन्म से प्रभावित करते हैं।
वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे को जन्म से प्रभावित करता है। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त प्रभाव और अनुभव आ जाते हैं जो बच्चे को जन्म से प्रभावित करता है। ठीक है, ये आया हुआ है आरपीएससी में, याद रखना। वुडवर्थ के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जिसबर्ट। ये जिसबर्ट है ना, मैं यूं ही लिखा रहा हूं, ये 2004 थर्ड ग्रेड में आई हुआ है, उसके बाद कभी नहीं आया है। मैंने किताबें भी नहीं डाल रखा है इसको, लेकिन क्लासरूम में करवा रहा हूं, आया हुआ है, उसके बाद कभी नहीं आया। तो याद नहीं हो तो छोड़ देना इसको, टेंशन मत लेना आप। वातावरण वह वस्तु है, वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उस पे अपना प्रभाव डालती है। वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है तथा सीधा उस पे अपना क्या डालती है, प्रभाव डालती है। किसने कहा है? जिसबर्ट। पूरी परिभाषा मत याद करना, वातावरण को वस्तु शब्द किसने बोला? जिसबर्ट बोला है बस। बोरिंग व अन्य के अनुसार, ये आई हुई नहीं है, बस इंपॉर्टेंट मानी जाती है इसलिए लिखा रहा हूं। बोरिंग व अन्य, इसने एक छोटी सी परिभाषा दी है कि जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण, प्रत्येक कारक वातावरण है जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। एक लाइन और लिखा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे लिखा रहा हूं। डगलस व हॉलैंड डगलस हॉलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीट जैसे एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए लिखा रहा हूं। वातावरण में वे समस्त बाह्य प्रभाव आ जाते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य प्रभाव आ जाते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य प्रभाव आ जाते हैं जो व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जो व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। लिख लिया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो शायद कोई ऐसा कंपटीशन हो जिसमें नहीं पूछा गया हो और कई बार नहीं पूछा गया हो। जेबी वाटसन, यह भी पूछा गया है कि इसने कब दिया, यह भी पूछा गया है कि किस किताब में दिया। इतना इंपॉर्टेंट। जेबी वाटसन, किताब का नाम क्या है? व्यवहारवाद। कब दिया था इसने? 1925 में। बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, सबने पढ़ा होगा आपने। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। मतलब मुझे तो बच्चे दे दो, आप जो बोल दोगे कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आतंकवादी बनाना है, आप कहोगे वो बना दूंगा।
और ये स्टेटमेंट इस बात को बताता है कि वातावरण से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि वातावरण सच में ताकतवर होता है। आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। ये अलग धारणा है कि लोग कहते हैं कि इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा। मुझे लगता है कि यदि आपको 4 लोग सही मिल गए ना, आपको सही से कोई बताने वाला मिल गया ना, आपने अपने आप को आंतरिक इन्वायरमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, और बाहरी वातावरण में आपके 5 लोग 4 लोग बहुत गजब के मिल गए, तो तुम लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। इतना बात है। आप 5 बिजनेस माइंड लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, छठे बिजनेसमैन आप होंगे। आप 5 आवारा लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, छठे आवारा आप होंगे। जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके विचार, आपकी आदतें, सब चीजें वैसी ही बनना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इसका स्टेटमेंट गलत नहीं है। यद्यपि इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई, लोगों ने कहा कि आपने हेरिडिटी को खत्म कर दिया, हेरिडिटी तो है ही नहीं। तो इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। पहले लिख लो स्टेटमेंट, पर मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं इसके ऊपर। मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा। %100%। कभी कभी आपका मन बहुत करता है पढ़ने का, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, कभी आपका नहीं करता है। वो जो कभी नहीं करता ना, वो वातावरण की वजह से हुआ है। कोई चीज ऐसी आई, आप देख लो, आपका हमेशा बहुत अच्छा मन करेगा तो आप बहुत जल्दी बन जाओगे, आप बहुत जल्दी चीजों को कवर कर लोगे, आपको वक्त ही नहीं लगेगा, नकारात्मकता कभी आएगी नहीं आप में। सिलेबस इतना बड़ा थोड़ी है, आप ईमानदारी से मान के चलिए। मैं नहीं मानता कि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। चीजों को थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपका चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सब्जेक्ट हो, ये बहुत छोटे हैं सही मायने में देखा जाए तो। आपने जितनी चीजें पहले की हैं वो तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन अभी छोटे से सिलेबस के सामने तुम हार मान लेते हो। तुम इतने प्रेशर महसूस करने लग जाते हो कई बार, सर मेरे पर सब्जेक्ट हावी हो रहा है, सर कई बार लगता है सर फर्स्ट पेपर कवर ही नहीं कर पा रही हूं, सर ये पार्ट मुझे पता नहीं, कैसा लगता है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं इतना नेगेटिवली प्रेशराइज कर देती हैं कि आप अंदर से हार जाते हो। यदि उस समय यदि आपके पास कोई अच्छा व्यक्ति हो जो आपको बताए कि यार देख इसको ऐसे कर ले, ये चीज ऐसे है, ये चीज को इन टुकड़ों में बांट के देखो, ऐसे प्रश्न आते हैं, इसके अपन 5-10 पेज से पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा कोई ऐसा गाइड करने वाला हो, थोड़ा सा कोई पॉजिटिव इंसान हो, तो आप वही सिलेक्शन जो आपका 4 साल में नहीं होता, मैं मानता हूं फर्स्ट बार में आप सिलेक्शन लेके सक्सेसफुल हो सकते हो। और हो सकता है 10 साल लग जाए, चीजें बहुत बड़ी बन जाती हैं, लेकिन उसको बड़ा बनाने में इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो एक प्रयोग हुआ अमेरिका में एवरोन प्रांत में, 1799 की घटना है। वहां एक बच्चे को भेड़िया उठा ले गया, और जब वो 11 साल बाद में बच्चा शिकारियों को मिला, तो वो उस भेड़िए की तरह बोल रहा था, चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था। इंसान का बच्चा जब भेड़िया बन सकता है, आप सोच के देखो कि आप में से क्यों नहीं कोई बच्चा आईएएस बन सकता है। सोच के देखिए, आप एक बार सोच के देखो, गेम किसका है? सच में इन्वायरमेंट का है। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य में क्या एफिशिएंसी थी? मैं तो कहता हूं कुछ नहीं था, जीरो था। एफिशिएंसी उसने इन्वायरमेंट से क्रिएट की। चंद्रगुप्त मौर्य कहानी यदि आप पढ़ोगे, रियल उसके ग्रंथ पढ़ोगे, तो आपको लगेगा ये भागता था कि मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। अरे उसका गुरु इतना ताकतवर था, उसने वो इन्वायरमेंट दिया कि वही चंद्रगुप्त मौर्य भारत का
पहला सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य का स्वामी बना। पॉसिबल ही नहीं था धनानंद को हराना। सपोर्ट, इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसाधन से इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। कोस्पर होजर यूनान का एक राजकुमार था, ये सब नाम दिमाग में रखना।